संतोष शर्मा, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आज हम विषय हमारा जो है वो है बंगली के पास में जो विनीत बार है उस पे हम चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर भारत भूषण वर्मा। हम उस विनीत बार के बारे में क्या कुछ कहना है डॉक्टर भारत भूषण वर्मा जी का, उनसे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर भारत भूषण वर्मा। वसई गांव में बंगली हॉस्पिटल को लग करके एक विनीत बार है, उसका लाइसेंस नंबर है 105 FL3 का, दूसरा नंबर था 845। ये बार के अंदर जो लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत अनियमितता की गई है। इसमें सरकारी अधिकारी और विनीत बार के मालिक दोनों ने मिलकर वो बार चला रहे गलत तरीके से, ऐसा दिख रहा है सामने से। एक्चुअली मैं आपको पीछे लेकर चलता हूँ। 2019 में जब हम गए एक्साइज विभाग में उनसे माहिती लेने के लिए, तो हमने एक अर्ज दाखिल किया, उनसे माहिती में पेपर मांगे। जब पेपर मांगे तो हमको एक नक्शा मिला जिसमें बांधकाम का जो सिचुएशन है, लोकेशन पीछे दिखा रहा था। तो हमने उनको बताया कि सर ये बांधकाम ऐसे पीछे दिखा रहा है, जब प्रैक्टिकली आप जगह पे आएंगे तो बांधकाम आगे दिख रहा है। फिर एक महीने बाद उन्होंने हमको बोला कि हमारे पास दूसरा नक्शा आया हुआ है, वो वहाँ था। उन्होंने हमको दूसरा नक्शा दे दिया। वो दूसरे नक्शे के अंदर बांधकाम बीच में दिखाई दे रहा था। फिर हमने उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसे में भी कुछ अभी तक ऐसा लग रहा है डाउट हमको। उन्होंने फिर हमको 2 महीने बाद तीसरा नक्शा दिया। तीसरे नक्शे में बांधकाम एकदम आगे दिखा रहे हैं। तो फिर एक ही विभाग के अंदर एक बांधकाम के 3 अलग अलग नकाशे हैं। जैसे कि वो घर तैर रहा है पानी के अंदर, आज उधर से सरका, इधर आ गया, इधर से सरक के कल इधर आ गया। ठीक है, अब एक ही सीसी कॉपी है, उसकी रिवीजन नहीं हुई। सीसी जो 1995 में दाखिल की गई थी सिडको के पास लेने के लिए। अब सीसी कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि आपने सीसी ले लिया तो आपका काम खत्म हो गया। सीसी एक प्रक्रिया है। आपको लेने के बाद पहले प्लिंथ बनाना है। प्लिंथ बनाने के बाद आपको महानगर पालिका को इन्फॉर्म करना है। उनके इंजीनियर आएंगे, वेरीफाई करेंगे, आपको पीसीसी देंगे। फिर उसके बाद आपको आगे की कंस्ट्रक्शन करनी है और जब वो कंप्लीट होगा तो आपको ओसी मिलेगा। ओसी फाइनल डॉक्यूमेंट होता है कंप्लीशन का। ओसी और सीसी ये दोनों कॉपी बार लाइसेंस के लिए मैंडेटरी होते हैं, लेकिन इस लाइसेंस के अंदर उन्होंने ओसी मांगने की कोई ये नहीं प्रक्रिया नहीं की। अच्छा, ठीक है, ओसी उन्होंने कभी मांगा ही नहीं उनके पास, क्योंकि ओसी तो कभी बनी नहीं होगी उसकी। और 2001 में जमीन मालक को महानगर पालिका ने, सिडको विभाग ने, तब के तत्कालीन सिडको विभाग ने उनको बताया था कि आपकी सीसी लैप्स हो रही है क्योंकि आपने नियमावली का पालन नहीं किया है। तो आपको अगर बांधकाम करना है तो आप नियमावली के हिसाब से हमारे पास आइए, रिन्यूअल लीजिए, उसके बाद बांधकाम करिए। लेकिन वो भी वैसे ही प्रलंबित रह गया। फिर हमारे पास में जब डॉक्यूमेंट आया था उसमें एक लीव लाइसेंस लगा था कि वो प्रॉपर्टी में भाड़े पे ले रहा हूँ। अच्छा। अब उसमें देखने के बाद ऐसा पता चला कि जमीन जो है वो बच्चों के नाम पे है और लाइसेंस पिता के नाम पे चालू करना था। तो इसके लिए उन्होंने लीव लाइसेंस का एक डॉक्यूमेंट बनाया और उसको वहाँ पे जमा किया। वो लीव लाइसेंस का डॉक्यूमेंट 1996 से शुरू होकर 2001 को खत्म हो जा रहा। अब अगर 2001 को लीव लाइसेंस खत्म हुआ है तो 2002 में रिन्यूअल होना चाहिए, 2003 में रिन्यूअल होना चाहिए, 2004 में, या तो एक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट बनना चाहिए वैसा। लेकिन वैसा कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे नहीं रहते हुए उस लाइसेंस को रिन्यू किया जा रहा था, ऐसा हमारे ध्यान में आया और हमने उसकी लिखित शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारियों को दे दी। अब उसमें जांच अधिकारी क्या जांच कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, ये नहीं समझ में आता, लेकिन लाइसेंस रिन्यू होते जा रहा था नियमित से और आज भी हो रहा है। ये सीसी लैब्स कब हुआ था? 2001 में। और उसके बाद में रिन्यूअल हुआ है? रिन्यूअल नहीं हुआ है, मतलब रिन्यूअल हुई है ना लीव लाइसेंस रिन्यूअल। कितने साल से ये जो है कि बार जो है चल रहा है? और वो ये बार 1996 में लाइसेंस उसको मिला था, 97 से बार चालू हुआ है और 2023 तक अभी लगातार चालू है, 24-25 सालों से। तो आपका ये जो कहना है इस पूरे मामले में, जिस तरीके का भ्रष्टाचार कह लीजिए या फिर अनदेखा कोई अधिकारी जिसको सिर्फ इसी के लिए अपॉइंट किया गया हो कि ये कार्य करे और आपको पेपर्स अलग अलग मिल रहे हैं, तो इसमें सीधे तौर पे कौन जिम्मेदार है? किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? अभी एक्साइज विभाग के अधिकारियों का आप देखेंगे ना तो लोग लाइसेंस के लिए, बार के लाइसेंस के लिए उनके पीछे पीछे हाथ पांव जोड़ के परेशान हो जाते हैं। हर छोटी छोटी चीज के लिए उनको परेशान किया जाता है। और ये बांधकाम का ये परमिशन का आप देखेंगे इसके अंदर तो इतने फ्रॉड किए गए हैं, इतनी सहूलियत, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि अधिकारियों का ही बार चल रहा है वो। तो एक चीज बताइए, फिर आपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए किसी उच्च अधिकारी या संबंधित विभाग या दूसरे पुलिस विभाग से बात हुई है आपकी? अधिकारियों से मिले आप? हमने अधिकारियों के खिलाफ में एसीपी मैडम को लिखित कंप्लेंट दिया है, पुलिस स्टेशन में भी लिखित कंप्लेंट दिया है और एसपी जो इनके थे एक्साइज डिपार्टमेंट के, उनके पास भी लिखित कंप्लेंट दी है। तो कितने दिन हो गए सर दिए? आज ये कंप्लेंट दे करके 15 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस अभी बोल रही है कि हमको सैंक्शन मांगना पड़ेगा। किस बात का सैंक्शन? अब वो उनका हिसाब किताब है कि सेक्शन 197 सीआरपीसी का ऐसा कहता है कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अगर आपको करनी है तो आपको सरकार से सैंक्शन लेना पड़ता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऐसा कहता है कि जो काम
उसकी नियमावली में कार्य पद्धति में है, उसके लिए सैंक्शन की जरूरत है। अभी मेरे को बताइए, सरकारी कार्यालय में बैठ करके रैकेट चलाना, षड्यंत्र रचना, झूठे पेपर बनाना, झूठे पेपर के आधार पर लाइसेंस देना, क्या ये उनके ड्यूटी का पार्ट है क्या? तो ये जो काम उनके ड्यूटी का पार्ट नहीं है, ये जो षड्यंत्र उन्होंने किया है, ये उनके कार्य का पार्ट नहीं है, तो उसमें 197 का उनको क्या जरूरत है सैंक्शन के लिए? ये तो ऑफेंस सुप्रीम कोर्ट के कहने के हिसाब से डायरेक्ट रजिस्टर होना चाहिए और डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास में उसकी इंक्वायरी चालू होनी चाहिए, लेकिन ये पुलिस वाले करना नहीं चाह रहे हैं। शिकायत बस उतनी है। तो अब आप क्या करेंगे? अभी हम जा रहे हैं एक्साइज कमिश्नर के पास में और गृह मंत्रालय में, दोनों जगह से हम अधिकारियों पे कार्रवाई की मांग करेंगे और बार के ऊपर कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी साहब के पास कार्रवाई शुरू है। हम सारे फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड जिलाधिकारी साहब के पास भी रखेंगे कि उनका ही दिशा भूल करके ये लाइसेंस को जबरदस्ती अधिकारियों ने उनके पास से मंजूरी ली है, क्योंकि आदेश करने वाले जिलाधिकारी साहब ही हैं, लेकिन उनका अगर अधिकारी खुद उनको बेवकूफ़ बना रहा है, फर्जी पेपर रख के बोल रहा है साहब नहीं सही है आप साइन करो, तो वो कैसे वेरीफाई करें? उनको तो भरोसा करना है अपने अधिकारियों पे। अब हम सच्चाई उनके सामने रखेंगे, फिर देखते हैं वो क्या काम करते हैं। विनीत बाग प्रकरण में अभी तक क्या क्या फ्लॉज, क्या क्या नियमों की अनदेखी या कह लीजिए कि उसमें मिला हुआ भ्रष्टाचार आपने देखा? उसके अंदर फर्जी एक रिपोर्ट बनाई गई है, वो एक्साइज के कौन बनाते हैं ये रिपोर्ट? ये इस रिपोर्ट के ऊपर एक्साइज के जो इंस्पेक्टर है उनके सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, वसई के, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया हुआ है। अब रिपोर्ट बनाने के लिए पीआई साहब खुद नहीं जाते हैं, ज्यादातर उनके जूनियर्स को बोला जाता है आप जाइए वेरीफाई करिए, रिपोर्ट तैयार करिए और साइन करिए। अब वो किसने बनाया है ये मेरी जानकारी में नहीं है, बट सिग्नेचर उनके हैं, तो पहले दोषी तो वही होते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया है उसके अंदर। तो इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट की मिली भगत लगती है? इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट तो खुलेआम मिला हुआ है, उसके अंदर महानगर पालिका के अधिकारियों का भी काम उसके अंदर था, क्योंकि उन्होंने जब सिडको से रिपोर्ट पूरा डॉक्यूमेंट हैंडओवर लिया तो उनका काम था कि वो सीसी अगर लैप्स हो गई है तो उसके ऊपर आगे की कार्रवाई करे, क्योंकि नोटिस में लिखा था कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन महानगर पालिका ने आज की तारीख में उनको एमआरटीपी की नोटिस बजाई है, एफआईआर भी दाखिल किया है, लेकिन एफआईआर के हिसाब से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि आरोपी को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पुलिस ने उसको छोड़ के रखा हुआ है खुला कि भाई तू घूम, सब सरकारी अधिकारियों के ऑफिस में घूम, अपना अपना पेपर कैसे कैसे तेरे को ठीक करते आ सकता है तू करके ले ले, और हम लोग तब तक तेरे को खुला छूट देते हैं। आप देखिए इतने बड़े पैमाने पे जो सरकारी अधिकारियों को भ्रमित करके पैसे खिला के मैनेज कर रहा है, उस आदमी को अगर समाज में आप खुला छोड़ के दे रहे हैं तो समाज के अंदर क्या करने वाला है? कितने फर्जी केसेस कितने लोगों के ऊपर दाखिल करेगा? एक्साइज का जैसे कि है कि कोई भी लाइसेंस लेने के लिए हमको किसी एक मुख्य अधिकारी की जरूरत पड़ती है, तो वो मुख्य अधिकारी कौन है इसकी जरा खुलासा करेंगे? एक्साइज का लाइसेंस लेने का जो सैंक्शन मिलता है वो कलेक्टर साहब खुद सैंक्शन साइन करते हैं और इसकी निगरानी होती है उप अधीक्षक पालघर एक्साइज डिपार्टमेंट राज्य उत्पादन शुल्क। तो आपको जैसे इसकी नॉलेज है तो फिर क्या आप कलेक्टर के पास गए थे? कलेक्टर के पास अभी केस चालू है, मैंने बताया जैसे कि अभी उनकी निगरानी में हम सब चीज़ें लाएंगे, तथ्य अभी सब सामने 12 तारीख की अभी उनको डेट मिली हुई है, तो 12 तारीख को मैं सारे तथ्य जो एक्साइज के एसपी साहब ने नहीं रखे जिलाधिकारी के साहब के सामने, वो मैं खुद रखने वाला हूँ। आपको क्या लगता है, मतलब वहाँ से हकीकत में कार्रवाई होगी या नहीं होगी? देखिए मेरा काम है सामने तथ्य रखना, अधिकारी का काम है जिम्मेदारी से काम करना, जो संविधान ने और देश के कानून व्यवस्था ने उनके ऊपर सौंपी हुई है। अब वो उस मतलब सम्मान का किस तरीके से प्रयोग करते हैं वो उस अधिकारी का निजी है और उनका निजी बात है, वो देखते हैं अभी क्या होता है, उसके आगे हम। वसई विरार में इस तरीके का प्रकरण सामने आ रहा है जिसमें आपने तथ्यात्मक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दिए हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारियों पे ना तो कार्रवाई हो रही है, ना संबंधित विनीत बार पे कार्रवाई हो रही है, तो क्या ये प्रकरण आपने जनप्रतिनिधियों, सांसद, विधायक या संबंधित राज्य के मंत्रालय को दिया है? नहीं, इस विषय में हमारी चर्चा चालू है, हम देख रहे हैं कि उसको उस लेवल तक लेके जाया जाए। अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। वसई विरार में भ्रष्टाचार का विषय आज से नहीं है, मैं 12 साल से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने दवाखाना बंद किया है, उसके लिए दवाखाना बंद करके व्यक्तिगत में लोगों की मदद करने के लिए ये सब कुछ मैंने काम चालू किया। जो पीड़ित आते हैं मेरे पास उनके मैं सत्य को मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ और अधिकारियों को समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन अधिकारी जो मठ होके बैठे हुए हैं वो समझना नहीं चाहते सच को, वो अपराधियों के झूठ के साथ चलना चाहते हैं, वो झूठ को बढ़ावा दे करके यहाँ पे अराजकता का वातावरण तैयार कर रहे हैं, किसी की जमीन पे हड़प कर ले रहे हैं, किसी का कुछ कर ले रहे हैं, कहीं पर सब इलीगल बांधकाम हो रहे हैं। शिकायतें, आप कितनी शिकायतें कर लो, कार्रवाई बहुत कम हो रही है। आखिर में आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो आपके इस आह्वान या वीडियो के माध्यम से एक बड़े प्रकरण के बारे में सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहेंगे? मैं उनसे कहूँगा संविधान के ऊपर आपका विश्वास अटल होना चाहिए, न्यायिक पद्धति में न्याय मिलेगा हमको, ये विश्वास हमारा अटल होना चाहिए।
तरीके, भले कोई भ्रष्टाचार कर रहा हो, आप गलत तरीकों से उसका नहीं कर सकते निपटारा, क्योंकि आप अगर गलत तरीका इस्तेमाल करेंगे ये अधिकारी आपको दोषी बना देंगे। ये दोषी बना करके फिर उनका एक एक्सटॉर्शन का रैकेट चालू हो जाता है तुरंत, जैसे आप दोषी बन जाते हैं। वो एक्सटॉर्शन का वो सिलसिला है, इसीलिए भ्रष्टाचार का पूरा रैकेट चलाया जा रहा है बाकायदा। इसमें बहुत लोग शामिल हैं और नागरिक का शोषण करने का पीछे कारण वही है। वो किसी एक को पकड़ते हैं जो थोड़ा सा मंदबुद्धि का होता है, उसको बोलते हैं तो अपराध कर, वो बिना सोचे समझे जाता है अपराध करने के लिए, फिर उसका शोषण करता है, फिर वो अपराधी जिसका शोषण करता है ये उसका भी शोषण करते हैं। ये रैकेट इस तरीके से चल रहा है। ये विनीत बार के जो मालिक है नाजिर मिस्कीटा, उन्होंने आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया है कि आप लोगों का एक अलग से रैकेट चल रहा है, आप लोगों का अलग से टीम है और उस टीम वर्क के आधार पे आप मतलब लोगों से पैसा ले रहे हैं। उसके ऊपर क्या राय देंगे आप? देखिए, हमारे पास टीम तो है, ये बात तो है, लेकिन हमारी टीम तथ्य को लेती है और सरकारी कार्यालय में देती है। अब मेरे को बता दीजिए, अगर मैंने सरकारी कार्यालय में तथ्य दे रख दिए हैं तो मेरा पैसा मांगने का विषय कहाँ से उठता है? अगर वो सरकारी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभा देवे तो मैं पैसे मांगने वाला हूँ कौन? वो तो सरकारी अधिकारी जो काम नहीं कर रहे हैं वो बहाने बना रहे हैं कि भाई तुम उनके ऊपर आरोप करो। मैंने तो तथ्य रख दिया ना, न्याय समझो मैंने न्यायालय के पास तथ्य रख दिया। अब आगे की कार्रवाई करने का काम तो न्यायालय का है। अगर न्यायालय कार्रवाई नहीं करेगा तो उसके लिए मैं दोषी और जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ? अगर कोई सरकारी अधिकारी काम नहीं कर रहा है उसके लिए मैं दोषी जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ? मैंने तो मेरे तथ्य रखे हैं ना, सबके पास रखे हैं, पुरावा है मेरे पास, सबकी रिसीविंग है मेरे पास। मैं सब कार्यालय में जा रहा हूँ, उनको पूछ भी रहा हूँ। उन्होंने रिपोर्ट बना के बंद कर दिया था प्रकरण को, लेकिन वो कॉपी भी उन्होंने हमको नहीं दी आज तक। वो तो जब मैं पालघर में अनशन पे बैठा तब जाके हमारे पास एसपी साहब आए, वो नए थे, उनको जानकारी नहीं थी, तो शायद गलती से उन्होंने मेरे हाथ में दे दिए। अब दे दिए तो मिल गए, वो सारा उनका कच्चा चिट्ठा खुल गया। उसके अंदर सब फर्जी रिपोर्ट जो बनाई है इंस्पेक्टर ने, वो रिपोर्ट की कॉपी भी हमारे पास है। उसके अंदर वो लिख रहे हैं कि बांधकाम लीगल है। अगर आप एक्साइज के ऑफिसर हो, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि बांधकाम लीगल है? बांधकाम लीगल डिसाइड करने का अधिकार किसका है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। आपने एक भी पत्र व्यवहार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ नहीं किया, उनसे कुछ भी लिया नहीं। आप इधर बैठे बैठे बोल रहे हो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आप जज बन गए यहाँ पर, और बैठे बैठे आप पास कर रहे हो कि नहीं बांधकाम लीगल है। ठीक है, लीव लाइसेंस का एक हर डॉक्यूमेंट का अपना एक वजूद होता है, वैसे लीव लाइसेंस एक डॉक्यूमेंट होता है, सहमति पत्र एक डॉक्यूमेंट होता है। सहमति पत्र लीव लाइसेंस नहीं होता। उन्होंने 1995 के सहमति पत्र में ऐसा लिख दिया कि मैंने कायम स्वरूपी मेरे पिताजी को ये जमीन दे दी है। ठीक है, अगर चलिए मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए उस पेपर सही है, तो फिर 1996 में उनको लीव लाइसेंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर 1995 में उन्होंने अपने पिताजी को कायम स्वरूपी में वो बाड़े पत्र दे दिया उनको, तो मुझे वापस लीव लाइसेंस बनाने की जरूरत क्या है उसी चीज के लिए? सही। ठीक है, और दूसरा चीज ऐसा है कि उसके अंदर लिखा है कि मैं कुल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर हूँ। अब वो पावर ऑफ अटर्नी बनी उनके 28 नवंबर को, उनकी सम्मति पत्र है 9 मई का, तो 28 नवंबर का पावर ऑफ अटर्नी उनका बनने वाला 9 मई के पेपर में कैसे उल्लेख आ जाता है? इतना सब फ्रॉड है, सब पेपर पे रिकॉर्ड सामने है, पढ़ने वाला कोई अधिकारी नहीं मिल रहा है। आपका ये जो लड़ाई है, और आपको आपने जैसे कि कहा कलेक्टर तक हम जा चुके हैं, कलेक्टर से अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आपका अंतिम कदम क्या होगा? तो उसके बाद न्यायालय का रास्ता है, हम न्यायालय में जाएंगे, अपना हिसाब के लिए आगे क्या कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक, धन्यवाद।